नमस्कार। साहित्यिकी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है साहित्य में स्त्री मन की उद्गार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा और कवियत्री और समालोचक डॉक्टर सीमा गुप्ता। प्रणाम। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा और डॉक्टर सीमा गुप्ता, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत धन्यवाद। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा मैं आपसे करता हूं, और आपसे पहले तो यही जानने का मन है कि स्त्री मन के वो कौन से प्रणोदन हैं जो लेखन के लिए आपको प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मुकेश जी। प्रणोदन मैं समझती हूँ मेरे लिए नया शब्द है। मैंने सुना तो पढ़ा होगा बहुत बार, लेकिन आज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है जी। प्रणोदन है एक विधा है, ऐसी है प्रेषित करना जी, या प्रेरित करना भी कह सकते हैं जी। इसके 3 प्रकार हैं। जैसे श्रृंगार में हम अभिव्यक्ति करते हैं या वात्सल्य में करते हैं जी, विरह में भी प्रेषण होता है जी, उसको भी आप प्रणोदन कह सकते हैं जी। इसी प्रकार कई बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह सकते, कहने में हिचकते हैं। बड़ी बार सोचते हैं कि कहें या ना कहें, और उसी नहीं कहने और कहने में बहुत समय निकल जाता है। क्या बात है। तो उसको हम अगर लिख के प्रेषित करते हैं प्रणोदन के माध्यम से, तो वो बात बहुत आसान हो जाती है और कह भी पाते हैं जी। तो उसी विधा पर मैं एक रचना प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी। दीन ईमान। दीन ईमान। जी जी। एक उम्र होती है, उसमें लिखते लिखते आदमी जी सोचता है कि ये लिखें या नहीं लिखें, फिर लिख डाला। जी, ज़रूर, स्वागत। तो मैं किताब से पढ़ रही हूँ। जी। हसरतों का उम्र से क्या वास्ता, हसरतें अपनी जगह, उम्र अपनी जगह। सीमा जी, बहुत अच्छा। बहुत ही हसरतों का उम्र से क्या वास्ता, सुबह हो शाम बदलते हैं अपना निजाम, सूरज अपनी जगह, चांद अपनी जगह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जिंदा जिस्म में सब तूफान होते हैं। बहुत खूब कहा। जिंदा जिस्म में सब तूफान होते हैं, दीन अपनी जगह, ईमान अपनी जगह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिसाबों के घर में रहते हैं हमेशा, हिसाबों के घर में रहते हैं हमेशा, सवाल अपनी जगह, जवाब अपनी जगह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ख्वाहिशें रखते हैं बंदिशों की कैद में, इंसान अपनी जगह, हैवान अपनी जगह। क्या बात है। क्या कहेगा कोई, वही बात, क्या कहेगा कोई, कहते रहने दो, दिल अपनी जगह, अरमान अपनी जगह। दिल अपनी जगह, अरमान अपनी जगह है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। नज़दीकियां हैं, नज़दीकियां हैं तो कह दो अभी के अभी, नज़दीकियां हैं तो कह दो अभी के अभी। इकरार अपनी जगह, इनकार अपनी जगह। इकरार अपनी जगह, इनकार अपनी जगह। बहुत अच्छा। और अंतिम है, नतीजों के दौर से गुजर जाते हैं, नतीजों के दौर से गुजर जाते हैं, आगाज अपनी जगह, अंजाम अपनी जगह। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लाइन्स हैं। बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर आप दोनों का। इस तरह से हम श्रृंगार के माध्यम से अपनी बात कह पाए जी, जो शायद हम नहीं कह पाते जी, कभी नहीं कह पाते। जैसे कि नज़दीकियां हैं तो कह दो अभी के अभी, ये बहुत समाज के लिए मेरे ख्याल में तकलीफ देह लाइनें हैं। जी। तो
अभिव्यक्ति के माध्यम से, लेखन के माध्यम से वो बात हमने बड़ी आसानी से कह दी। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, वही मैं आपसे शेयर करने वाला था कि आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस कविता के साथ की, मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिवर्सल वॉइस जिसको कहते हैं, एक पूरा वैश्विक स्वर है, और हर आदमी के अंतस में कहीं ना कहीं यही सब बातें चलती हैं जो कि आपकी इस कविता में आई। और इस कविता के आने से आपने इस सवाल का एक तरह से परिपूर्ण जवाब दे दिया है। डॉक्टर सीमा गुप्ता, जैसे अभी डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा कह रही हैं कि प्रणोदन, भाई उसमें 3-4 चीज़ें आपने कही कि वो चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, लेकिन इसके साथ एक और सवाल आता है, आप तो क्रिटिक भी हैं, समालोचक हैं जी, कि इस अभिव्यक्ति के लिए जो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो आपकी फीलिंग्स का होता है, आपकी भावनाओं का जो उदात्त प्रकटीकरण होता है, उसको व्यक्त करने के लिए कौन सी विधा है जिसको आप मुफीद समझते हैं, और अपने लिए वो कौन सी विधा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को मानते हैं व्यक्त करने के लिए? सो मुकेश जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया। और मैं समझती हूँ कि जैसा अभी नीलम प्रभा मैम ने कविता सुनाई, कविता से बढ़िया कोई माध्यम ही नहीं है अपने भावों को व्यक्त करने का। जी। आम आदमी और कवि में यही डिफरेंस है कि हम आसपास के चीज़ों में भी वो सौंदर्य ढूंढ पाते हैं। कवि जो है आसपास की चीज़ों में सौंदर्य ढूंढता है, इसीलिए कवि का जो स्पॉन्टेनियस धारा प्रवाह जो विचार हैं वो मानव को उस सौंदर्य का बोध कराते हैं, शब्दों के माध्यम से, बहुत अच्छा, ध्वनि के माध्यम से, भाव के माध्यम से सौंदर्य बोध को जागृत करना। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, फिर कविता को बार बार पढ़ता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें बहुत प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो सौंदर्य सूचक शब्दों को मोतियों की तरह पिरोया जाता है एक कविता में। तो वो कविता जब बन के सामने आती है तो मैं जैसे कुछ कविताएं होती हैं जो इंसान को प्रेरित करती हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने की सीख दे जाती हैं। जैसे मैं भी बचपन से कई कविताएं पढ़ती आई हूँ, जिसमें मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ काम करो। तो ये कविता जीवन पर्यंत हर व्यक्ति को कुछ करने की, कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। तो मैं भी एक आशावादी कवि हूँ, मेरा भी यही उद्देश्य रहा है कि कुछ ऐसा लिखूँ जो समाज को के उत्थान में काम आए। तो अपने विचारों को एक भाव देना, एक सुंदर रूप देना, यही एक कविता का उद्देश्य होता है। और मैं कक्षा 10 की छात्रा थी, तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, अपना अनुभव, कि मुझे कविता पाठ का मौका मिला। एक गवर्नमेंट स्कूल में जाना था। कविता है रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता है स्वदेश प्रेम। वो मुझे कविता की 4 पंक्तियाँ आज भी याद रहती हैं, जबकि वो बहुत साल पहले की बात हो चुकी, जब मैं कक्षा 10 की छात्रा थी। वो है स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी दिव्य कीर्ति निशाकर। तो ये कविता मुझे आज भी याद रहती है, जबकि मैं अब इस उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुकी हूँ कि खुद सृजन कर रही हूँ। तो कविता एक ऐसा माध्यम है जिसे हम कभी भूल भी नहीं पाते, और उसे हम बार बार पढ़ते हैं और अपनी भावनाओं को भी दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि कविता से अच्छी कोई विधा ही नहीं है जिसमें कि हम अपने मन के भावों को, अपनी फीलिंग्स को एक उद्गार के रूप में समाज को पहुँचाएं। और मैं जो लिखती हूँ वो मेरी कविता, मतलब मुझे कविता करना ही ज़्यादा पसंद है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत तुक है या कुछ लयबंदी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में मैं लिखती हूँ। और उसमें क्या है, एक आशावादी कवि की तरह प्रेरणा देती हूँ कि यस, तुम कुछ कर सकते हो, तुम में कुछ करने की क्षमता है, आगे बढ़ो, कर्म करते जाओ। जी, मैं कुछ पंक्तियाँ अपनी कविता की आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जरूर, स्वागत। कविता को मैंने शीर्षक दिया है मजाल। ये मजाल जो कविता है, चलिए सुनते हैं। जी, स्वागत। जरूर। मजाल इन कांटों की जो मेरा रास्ता रोके, मजाल इन कांटों की जो मेरा रास्ता रोके, मैंने कांटों को पैरों तले रौंदा है। क्या बात है। और कोई हवा का झोंका मुझे छू नहीं सकता, कोई हवा का झोंका मुझे छू नहीं सकता। मैं वो आंधी हूँ जिसने तूफानों का रुख मोड़ा है। वाह। मैं वो आंधी हूँ जिसने तूफानों का रुख मोड़ा है। मैं वो लहर नहीं जो मिटा दूँ अपनी हस्ती,
मैं वो लहर नहीं जो मिटा दूं अपनी हस्ती, मैं वो समुंदर हूँ जिसने चांद को चूमा है। वाह। और जलते नहीं पाँव मेरे तपती रेत में, जलते नहीं पाँव मेरे तपती रेत में, पर मैंने संघर्षों की आग में चलना सीखा है। क्या बात है, मैंने संघर्षों की आग में चलना सीखा है। बहुत सुंदर। और ये जो लकीरें खिंच आई हैं मेरे माथे पर, ये जो लकीरें उम्र की जो सलवटें माथे पर हमें दिखाई देती हैं, और ये लकीरें जो खिंच आई हैं मेरे माथे पर, मेरे जीवन की जंग बयां करती हैं। वाह। और बुझ जाऊं हवा के झोंके से वो शम्मा नहीं हूँ मैं, बुझ जाऊं हवा के झोंके से वो शम्मा नहीं हूँ मैं वो चिंगारी हूँ जो खाक में मिला दे दुश्मन, जी और गुड़िया नहीं मोम की जो पिघल जाऊं गर्मी से, मैं गुड़िया नहीं मोम की जो पिघल जाऊं गर्मी से, मैं वो सोना हूँ जो आग में तपकर निखरी हूँ, वाह, मैं वो बहुत सोना हूँ जो बहुत आग में सुंदर, तपकर निखरी बहुत हूँ। अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। डॉक्टर सीमा गुप्ता, ये एक बहुत शानदार शुरुआत है कि पहली कविता डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा की तरफ से आई, धन्यवाद। और दूसरी बहुत-बहुत कविता आपका आपकी कविता तो सचमुच उम्मीद जगाने वाली है। जी। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, पिछले कुछ समय से एक स्त्री विमर्श का चलन शुरू हुआ है, खासकर पिछले 3-4 दशक से हमने देखा है, जिनमें स्त्रियां ही स्त्रियों के मसलों पर ज़्यादा लिख रही हैं, और ऐसा माना गया इस बीच कुछ आलोचकों से, डॉक्टर गुप्ता इस बात को स्वीकार करेंगे कि कुछ पक्ष ऐसे हैं जो स्त्री ही स्त्री के बाबत ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा प्रामाणिक रूप से लिख सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो विमर्श शुरू हुआ, इसका कहीं कुछ प्रभाव आप हमारे सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक धरातल पर देखती हैं? बिल्कुल जी असर है लेखन का जी सामाजिक वातावरण में। जी फिर भी कहना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में लिखना बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बड़े प्रयास चल रहे हैं। मैं दूर क्यों जाऊं, अपने उत्तराखंड का गौरव ही बयान करूंगी। हमारे यहाँ आप देखिए माधुरी बर्थवाल हैं जी, पद्मश्री पाई है उन्होंने, जी तो विमर्श से ही पाई है। जी उनके कार्यों से ही उन्हें एक निशुल्क संस्कृति का प्रसार कर रही हैं वो जी अपने उत्तराखंड में। जी ऐसे ही बसंती बिष्ट हैं, हम्म, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, हम्म, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी योग्यता हासिल की है, जी तो विमर्श से ही, अपने कार्यों से ही। जी उन्होंने पांडवानी जो जी लोक चर्चा गायन होती है, शैली हाँ है, जी, लोक गायन है जो, जी उसकी चर्चा जागर वगैरह, तो इससे उन्होंने इसका विस्तार प्रसार भी किया, जी और अपने आप भी एक पद भी हासिल की, कहना चाहिए। जी और अभी भी वो सक्रिय हैं। इसी प्रकार स्त्री विमर्श में हमारे ही उत्तराखंड में कई नाम हैं नवोदित, जी जिन्हें मैं कहना चाहूँगी। जी कांता गिलडियाल हैं, जी। बहुत अच्छा लिख रही हैं वो। जी सुनीता चौहान हैं, जी स्त्री विमर्श पर, बच्चों पर, संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर बहुत अच्छा लिख रही हैं वो भी। जी और तो और नवांकुरों में मैं बिल्कुल काव्या नोटियाल का नाम लूँगी, जी जिन्हें मैंने अक्सर आकाशवाणी पे कहानी बाजते सुना है। जी और मैं सोचती हूँ कि इतनी कम उम्र में हम्म, इतना बृहद ज्ञान जी कहाँ से आया। तो मैं समझती हूँ कि उसका जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि वो पठन में ज़्यादा होंगी, वो रुचि रखती होंगी, जी, बहुत जी, पढ़ती होंगी वो, जी तभी वो लिख पाती हैं। जी और एक स्वाभिमान और आत्मविश्वास जी तभी आता है जब आप पूरी तरह से अपने प्रति वो हो कि बेफिक्र हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जी जी अन्यथा इस उम्र में आकाशवाणी पे पढ़ना
मैं नहीं समझती कोई हंसी खेल है। जी जी तो पूरे आत्मविश्वास से पढ़ती हैं वो, और उनके लेखन में वो बात है जो वो कहना चाहती हैं वो अभिव्यक्त होता है। जी। तो विमर्श में ऐसे ही मेरे सामने बैठी हैं आप सीमा गुप्ता जी। आप इंग्लिश में पीएचडी हैं। जी, सीमा जी इंग्लिश में नहीं, मेरा भी विषय फेमिनिज्म ही रहा है। ओह, क्या विचार बात है। विमर्श ही मेरा भी पीएचडी का विषय था। लेकिन हिंदी पे इनका पूरा कमांड है। जी जी आपने सुना अभी, जी जी, आपने बहुत उनका उच्चारण सुना, जी। भाषा सुनी, और धन्यवाद धन्यवाद। साड़ी में वो भारतीयता वैसे ही सबसे झलकती है। ज्यादा प्रकट होती है। जी तो यही आप देख के ही कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श में कहाँ से संस्कार आते हैं, कहाँ से उनका विस्तार होता है, कहाँ पे अभिव्यक्ति आती है। जी तो जी। अच्छा। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए भी आया था कि कई बार ये सवाल उठते हैं कि भाई जो पुरुष स्त्री को लेकर लिख रहा है, क्या उसको आप द्वितीय दर्जे का मान लें, या वो बात व्यक्त नहीं कर पाता है जो इस स्त्री के अंतस की असल बात है। डॉक्टर गुप्ता, आपने अभी स्वीकार किया कि आपका तो फेमिनिज्म यानी स्त्री पक्ष ही, स्त्री विमर्शी आपका शोध का विषय भी रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि खासकर अभी हम हिंदी साहित्य की बात करें तो जी जी। कि हिंदी साहित्य में पुरुषों का लिखा हुआ जो साहित्य है स्त्री पक्ष को लेकर, उसकी प्रामाणिकता कुछ कमतर है, या उसमें कुछ ऐसा पक्ष है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है स्त्री के पक्ष का जो अभी तक साहित्य में नहीं आया है? जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे जो लेखक रहे हैं उन्होंने स्त्री के मनोभावों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें, तो उन्हें बहुत उपयुक्त उत्तम ढंग से स्त्री के मनोभावों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। बिल्कुल, जैसे हम मुंशी प्रेमचंद के गोदान की बात करते हैं अगर, तो उनके जो मालती कैरेक्टर है उपन्यास में, जो मालती का चरित्र है, बहुत एक आदर्शवादी नारी के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। ऐसी एक बड़े घर की बेटी में आनंदी का जो चित्रण है, उन्होंने उसकी मनोदशा को दिखाया है, उसके साथ साथ एक आदर्श महिला के रूप में उसको प्रस्तुत किया है अपने। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री के मनोभावों को जस्टिफाई नहीं किया या न्याय संगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ कवियों ने अपनी कविताओं में स्त्री के सौंदर्य का ही बखान किया है, गुणगान किया है, नख से शिख तक उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और अगर हम आगे चलते हैं, हम अपने महाकाव्यों को देखें, जैसे रामचरितमानस है या सूरदास की सूरसागर है, तो उन्होंने मातृत्व की जो फीलिंग है, एक वात्सल्य की फीलिंग है, कृष्ण और यशोदा संवाद में एक कवि है, लेखक है, पुरुष है, लेकिन उसने उस मातृत्व की जो भावना को व्यक्त किया है, वो उसमें ऐसा नहीं लगता कि मनोभावों को जस्टिफाई नहीं किया गया या न्याय संगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अब एक जगह सूरदास जी लिखते हैं, कृष्ण यशोदा संवाद है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, तो जो इस कोई कछु गावे, मेरे लाल को आए निदरिया जी, काऊ न कहानी सुनावे। तो एक मदर, माँ की जो फीलिंग है वो एक पुरुष लेखक ने महसूस की है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषों का जो लेखन है वो स्त्री के मनोभावों को व्यक्त नहीं कर सकता, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह कुछ पोएट्स बिहारी हैं, हमारे जो रस सिद्ध कवि हैं बिहारी हैं, उन्होंने ससैया में कहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परी श्याम हरि। अब ये राधा की परछाई पड़ते ही जैसे श्याम कांतिमय हो जाते हैं, तो ये फीलिंग्स, इन भावनाओं का चित्रण एक पुरुष होते हुए उन्हें इतना बखूबी किया है, तो हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ न, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है जहाँ के नारी को रचनाओं में पुरुषों द्वारा उचित स्थान नहीं दिया गया। अच्छा। कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ नारी के सौंदर्य बोध को ही बखूबी चित्रण किया है। सबकी नहीं, हमारे यहाँ समाज सुधारक रहे हैं, कवि हैं जिनकी कविताओं से नारी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, रजत पग नवतल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो इस जीवन के सुंदर समतल में। तो इतनी अच्छी पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि कवियों ने अपनी कविताओं में नारी के स्वभाव को, मनोदशा को, उसके मनोभावों को उजागर नहीं किया है और जस्टिफिकेशन भी दिया है, न्याय संगत ढंग से प्रस्तुत किया है। लेकिन कहीं कुछ ऐसे अपवाद भी हैं कि जहां नारी को सिर्फ एक सौंदर्य बोध या उपयोग की वस्तु समझा गया है। डॉक्टर सीमा गुप्ता, ये सवाल लेकर मैं इसलिए भी आपके पास आया था कि आपका रिसर्च का विषय भी है और पिछले कुछ समय से डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा स्वीकार करेंगे कि हमारे साहित्य जगत में ये बात चली है कि जो 4-5 दशक का हमारे यहाँ स्त्री विमर्श रहा, इसमें स्त्री लेखिकाओं की एक बहुत बड़ी संख्या साहित्य में आई, बहुत सुंदर कहानियाँ साहित्य जगत को मिली। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का ये आरोप है कि वो स्त्री मुक्ति के नाम पर वो दरअसल स्त्री विमर्श न होकर देह विमर्श जैसा कुछ हो गया है और आपने इतना उन्मुक्त, इतनी सीमाएं तोड़ने के नाम पर आप इस तरह से चले गए, उन कहानियों के संवाद और उनका जो पूरा शिल्प भी है। तो इसलिए ये सवाल आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री विमर्श के नाम पर हमने एक नई तरह की धारा ले ली हो। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, इस पूरी बातचीत में जो कुछ पुराने साहित्यकारों को हमने याद किया, कुछ नए, और बिल्कुल आप तो नई पीढ़ी की भी चर्चा कर रहे हैं। आजकल आप जिनको पढ़ रहे हैं, कोई खास नाम जिनको आप गिनाना चाहें या जिनसे आप बहुत प्रभावित हों, किस तरह का लिखा जा रहा है स्त्री साहित्य? महिलाएं बहुत अच्छा लिख रही हैं जी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में शायद मैंने पढ़ना कम कर दिया है। क्या बात है। जी जी। जो लिख रही हैं स्त्रियां, वो उनका जो अंतर्मन है, जो वो कहता है, जो वो महसूस करती हैं और जो वो झेल रही हैं, वही तो व्यक्त करेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभिव्यक्ति ऐसी है कि समाज के सामने शायद नया विषय है वो। क्योंकि पहले ऐसे दुराव छुपाव थे कि अरे ये नहीं कहना, वो नहीं सुनना। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात आपने। और नहीं वो देख के अनदेखा कर दो। भाई क्यों अनदेखा कर दो? आइए आप उसको देखिए, उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा। जब आजकल ये चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। जी, जी। तो ये कुछ साहस कहना चाहिए कि महिला कथाकारों में, कवित्रियों में, कहानी जो भी वो विधा लिख रही हैं, उनमें आ गई है ये बात। बिल्कुल आई है कि ये आपने बहुत अच्छा पक्ष खोला है स्त्री विमर्श का। बहुत शुक्रिया जी। कि ये तो जब तक हम उसको अभिव्यक्त नहीं करेंगे, वो समाज के सामने आएगा कैसे? बहुत अच्छी बात है। और नहीं आएगा तो वो सब चलता रहेगा जो चल रहा है। जी, और सुधार की कोई संभावना, और सुधार की कोई संभावना नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते जी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों को शिक्षा अपनी तरफ से सब वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बच्चों को गलत सिखा रहे हैं या कुछ जो नहीं होना चाहिए वो करने के लिए कह रहे हैं जी। तो उसी में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जी, जरूर, स्वागत। वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि उसी से आपको स्पष्ट होगा कि क्यों हो रहा है। और ये बहुत बड़ी नहीं है, थोड़े 3-4 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। जी जरूर। इसका शीर्षक है इंसान। आम या खास, सभी माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा। आम या खास, सभी माँ बाप, जरूरी नहीं कि आम ही सिखाते हो, आम या खास। अब सभी माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, बेटा तू राजपद पाए। बहुत अच्छा। सदैव पहला व्यक्ति बन जाए। जी। सिकंदर बने, नेपोलियन को हराए। जी, क्या बात है। टाटा बने, बिरला बन जाए। जी, ठीक है, बहुत अच्छा। सब ये सब चाहिए। बेटा तू राजपद पाए, सदैव पहला व्यक्ति बन जाए, सिकंदर बने, नेपोलियन को हराए, टाटा बिरला बन जाए। इंसान छोड़ के, ये लाइन आप बहुत ध्यान से सुनिए। जरूर। इंसान छोड़ के कुछ भी चलेगा। क्या बात है।
इंसान छोड़ के ये सब चीज़ तो बन जाए, इंसान छोड़ के कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा जी। आदमी बने, नाम कैसे होगा? हाँ, नाम तो नहीं होगा। नाम तो इसलिए हैं सारे उपाय। इंसान बने अच्छा, सब कुछ पा जाए। क्या बात है, क्या बात है। इंसान बने अच्छा, सब कुछ पा जाए। बहुत तो ये थोड़ा सा परिवारों में ये चीज़ ज़रूर बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए, जी। उन्हें मार्गदर्शन ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन इस आपाधापी के युग में किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। जी जी। पहले पेरेंट्स निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, फिर पेरेंट्स निकल जाते हैं, फिर जी। बच्चे, पेरेंट्स घर में नहीं होते, बच्चे आ जाते हैं, वो अपना कुछ भी करते रहते हैं। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, ये साहित्य पे जब हम विमर्श करने बैठते हैं तो तमाम सामाजिक पक्ष इतने प्रबलता से सामने आते हैं कि उन पे अगर विमर्श करने जाएं तो एक लंबी बहस और वो अंतहीन बहस जैसी हो जाती है। डॉक्टर सीमा गुप्ता, बहुत सीमित शब्दों में मैं ये चाहूँगा आपसे कि आपसे हमारे दर्शक और हम सभी ये जान पाएँ कि आजकल ऐसे कौन से विषय हैं, जैसे अभी जिस तरफ डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा संकेत कर रही हैं, ऐसे स्त्री का कौन सा पक्ष है या कौन से कोण हैं जो अभी तक साहित्य में नहीं आए और उनको आना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा पक्ष रह गया है जो अभी नहीं आया है? हाँ, मैं समझती हूँ कि शायद हमें कुछ संस्कारों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि आज का जो युग है, मुझे ऐसा लगता है कि मानव जीवन में संस्कार की कमी आती जा रही है। हम बहुत आधुनिक तो होते जा रहे हैं, पर हम अपने संस्कार, संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं जी। तो आज का जो सृजन होना चाहिए, उसमें हमें ये ज़रूर जोड़ना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ नए संस्कार दे पाएँ, कुछ अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से वो अपना जुड़ाव महसूस करें। तो इस तरफ शायद मैं सभी लेखकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि कुछ ऐसे साहित्य का सृजन हो जो हम आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है या जो समाज है, वो इस भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज से जुड़े। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, तो उनमें बड़े बूढ़े नहीं हैं जो बच्चों को उस संस्कार दे पाएँ, और ना ही उन्हें कुछ साझा करने की आदत है, ना किसी दूसरे की परवाह करने की। ये हम उन्हें सिखा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार सिस्टम में रहे ही नहीं रहे। तो कुछ ऐसा सृजन होना चाहिए जो कि हमारे जो पुराना इतिहास है जिसे हम फिर से दोहरा पाएँ। कुछ ऐसा सृजन करने की आज की एक नितांत आवश्यकता बन गई है, और मैं चाहूँगी कि ये हमारे इन सब चीज़ों का हमारे आने वाले साहित्य में समावेश हो, जिससे हम एक ऐसा समाज बना पाएँ जो हम भावी पीढ़ी उस से शिक्षा लेकर अपने भविष्य की ओर अग्रसित हो, जी, एक अच्छा निर्माण कर पाए। जी। डॉक्टर सीमा गुप्ता, ये आपका जो पक्ष है कि साहित्य में कुछ संस्कारों को भी शामिल किया जाए, जी, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इन दिनों कि साहित्य के नाम पर जिस तरह का सामग्री हमारे पास आ रही है, उसमें पठनीयता ज़्यादा बड़ा मसला बन गया है। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा, आपसे ये बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो नई पीढ़ी है हमारे पास, इसमें पठनीयता को किस तरह से आप देखती हैं? इसके लिए मैं आपको पहले हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे, हाँ जी, जब हम बच्चे थे तो बहुत सारी पत्रिकाएं आती थीं जी। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए आजकल कोई पत्रिकाएं निकल रही हैं जी। हम लोग वो चंदा मामा और इंद्रधनुष, क्या बहुत सारी पूरी है ना, उसमें पहेलियां आती थी। अब वो कहना तो नहीं चाह रही, पर कहना पड़ेगा कि वो करोड़पति में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो हमने बहुत बचपन में पढ़ लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सही कह रहे। तो उस समय हम लोगों को एक जिज्ञासा रहती थी कि अरे देखिए इसमें अब कौन सी पहेली आई है, भर के बेशक हम जीतते नहीं थे लेकिन हम उसको भर के भेजते थे। आज वो कुछ है ही नहीं जी। देखने में भी नहीं। तो आजकल तो वो क्या है, वो अजीब अजीब से शक्लों वाले कार्टून टाइप आ रहे हैं। डॉक्टर सीमा गुप्ता, क्या लगता है, आप तो शिक्षिका भी हैं, प्रधानाचार्य हैं एक स्कूल में, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि नई पीढ़ी को किस रूप में देखते हैं? किताबों की तरफ ध्यान है या? नई पीढ़ी का तो किताबों से शायद लगाव ख़त्म ही हो गया।
आजकल तो गूगल है, हर चीज़ बस। उनको गूगल करना है, हर चीज़ मोबाइल पे सर्च करना ये है। दुर्भाग्यपूर्ण तो हम स्थिति मतलब है। एक बहुत ऐसी स्थिति आ गई है कि ना अब गूगल करते हैं, हर चीज़ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में कुछ रख ही नहीं पाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में रहती है वो चीज़ें, फिर गायब। उनसे पूछो कुछ उन्हें याद। जी। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को फिर से किताबों के प्रति उनका रुझान जागृत करना बहुत ज़रूरी बनता जा रहा है, जी, यही क्योंकि एक ये बड़ी स्वास्थ्य के ऊपर भी उनके एक बहुत प्रभाव डालता है और नुकसानदायक है हर वक्त मोबाइल और गूगल से अटैच। जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि नई पीढ़ी को हम कैसे किताबों की तरफ किताबों की आकर्षित तरफ करें। वापस मोड़ पाएं। बहरहाल ये बहुत शानदार परिचर्चा रही और धन्यवाद। स्त्री विमर्श के बहाने हमने सामाजिक सरोकारों के तमाम दूसरे कोणों को सिर्फ भी एक छुआ। बात और कहना चाहूँगी बहुत संक्षेप कि में। जी, बच्चों के लिए साहित्य जितना लिखा जाए वो बहुत समाज के लिए उपयोगी होगा। जी जी। डॉक्टर नीलम प्रभा वर्मा और डॉक्टर सीमा गुप्ता, ये आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पे आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने एक शानदार परिचर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की परिचर्चा। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।